फिजिक्स 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए देखेंगे। अब आप नोट्स का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश का संरक्षण, कूलम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत। सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण। आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, यह हमेशा नियत रहता है। यह विद्युत आवेश का संरक्षण कहलाता है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, ये पूरी तरह बंद होना चाहिए। इसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग। पहला ऑब्जेक्ट के पास 4 कूलम चार्ज है, दूसरा ऑब्जेक्ट के पास 3 कूलम चार्ज है और तीसरा ऑब्जेक्ट के पास -2 कूलम चार्ज है और चौथा ऑब्जेक्ट के पास 5 कूलम चार्ज है। अब इस सिस्टम को, इस आइसोलेटेड सिस्टम को थोड़ा देर के लिए हम लोग हिलाएंगे, फिर देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट के पास 2 कूलम चार्ज है, दूसरा ऑब्जेक्ट के पास 3 कूलम चार्ज है और चौथा के पास -1 कूलम चार्ज है। तो हम लोग को चौथा ऑब्जेक्ट के पास फाइंड आउट करना है कितना आवेश होगा। जैसे हम लोग पढ़े अभी कि टोटल आवेश जो होता है वो नियत रहता है। तो इसको पहले हम लोग जोड़ेंगे। 4 + 3 प्लस यहाँ पे -2 है प्लस 5 इक्वल टू, इसके अंदर कितना है 2 + 3 प्लस -1 प्लस Q, 4 + 3 7 + 5 12 - 2 इक्वल टू 2 + 3 5 प्लस इंटू माइनस -1 प्लस Q। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इक्वल टू 4 + Q। तो 10 - 4 इक्वल टू Q। तो Q निकल गया आपका 6 कूलम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला ऑब्जेक्ट पे 4 कूलम चार्ज था, लेकिन जब इस सिस्टम को हम लोग थोड़ा देर के लिए हिलाए तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 2 कूलम। तीसरा ऑब्जेक्ट के पास -2 कूलम था, अब यहाँ पे देखिए -1 कूलम हो गया। और चौथा ऑब्जेक्ट के पास 5 कूलम था, इसके पास कितना हो गया 6 कूलम। मतलब उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका चार्ज का वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन इस सिस्टम का टोटल चार्ज जब हम लोग देखेंगे वो हमेशा नियत रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 और -2 10 कूलम हुआ टोटल चार्ज। और यहाँ पे देखिए 2 + 3 5, 5 और 6 11, 11 में -1 कितना हो जाएगा फिर 10 कूलम। मतलब टोटल चार्ज जो है हमेशा नियत रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, यह हमेशा नियत रहता है। यह आपका विद्युत आवेश का संरक्षण कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम का नियम। हम लोग पढ़ चुके हैं 2 धन आवेश के बीच प्रतिकर्षण और एक ऋण आवेश और एक धन आवेश के बीच आकर्षण होता है। लेकिन कितना बल से एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, ये हम लोग कूलम के नियम में पढ़ेंगे। जब 2 धन आवेश रहता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और एक धन आवेश
और एक ऋण आवेश होता है तो एक दूसरे को आकर्षित करता है, या फिर यदि दो ऋण आवेश हुआ इस केस में भी प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे ये आवेश इसको कितना बल से प्रतिकर्षित करेगा या फिर आकर्षित करेगा, इसको हम लोग कूलम के नियम में पढ़ेंगे। दो आवेश लेते हैं, पहला Q1 और दूसरा Q2। दोनों के बीच का दूरी R लेते हैं। ये आवेश इसको इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा। दोनों धन आवेश लिए हम लोग, और ये आवेश इसको इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा। कूलम के नियम में दो कंडीशन है। आवेश जो है वो स्थिर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है बिंदु आवेश होना चाहिए। अब दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल F जो है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1/r²। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब 1 और 2 से F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा यहाँ पे, F = K Q1 Q2/r²। K क्या है यहाँ पे, अनुक्रमानुपाती नियतांक। K का वैल्यू होता है 1/4πε0। ये होता है आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे ε0 को हम लोग निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं। ये निर्वात की विद्युतशीलता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन पर -1 मीटर पर -2 कूलम स्क्वायर। हम लोग K का यूनिट निकालने सीखेंगे और ε0 का यूनिट निकालने सीखेंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना है, F = K Q1 Q2/r²। चलिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। F = K Q1 Q2/r²। यहाँ पे हम लोग को K का SI यूनिट चाहिए, तो फोर्स के लिए क्या लेंगे, न्यूटन लेंगे। K का निकालना है। आवेश के लिए क्या होगा, कूलम होगा, इसका भी कूलम होगा। और दूरी के लिए क्या लेंगे, मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लाके इधर डिवाइड कीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर C पर -2। K का निकल गया।
देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट का भी निकालेंगे। के इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट चाहिए, इसको इधर ले आइए। 1/4 पाई के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 पाई आपका क्या है, एंगल है, कोण है, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है क्योंकि एक विमारहित राशि है। थीटा इक्वल टू L/r, चाप बटा त्रिज्या, इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर, ये हो गया आपका विमारहित राशि। के का हम लोग निकाल चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर C/-2, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर C/-2, कुछ पावर नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन पे -1 मीटर पे -2 C²। तो यदि एग्जाम में के या एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक पूछता है ऑब्जेक्टिव में, यदि आप भूल जाते हैं तो इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, F इक्वल टू के Q1 Q2/r², दो आवेश के बीच लगने वाला बल हम लोग निकाले। ये जो बल है हमेशा दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। मतलब ये जो बल F है ये हमेशा इस लाइन की ओर ही होगा। ये कभी भी ये आवेश इसको इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएगा, हमेशा इस लाइन के अनुदिश ही फोर्स लगाएगा। इसको हम लोग केंद्रीय बल भी बोलते हैं क्योंकि हमेशा दोनों जो फोर्स एक दूसरे पे लगाता है इस लाइन के अनुदिश ही लगाता है। कूलम के नियम को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वायु या निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे भी हम लोग पढ़े, दो आवेश के बीच लगने वाला बल F और दोनों के बीच का दूरी R है। F जो है वो समानुपाती होगा, देखिए यहाँ पे, बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती। तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, Q1 Q2, और F जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मध्य दूरी कितना है, R है, तो इसका स्क्वायर करके व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिएगा। तो इसको एक साथ लिखिए, तो F समानुपाती Q1 Q2/r²। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K, तो F इक्वल टू आपका निकल गया था यहाँ पे K Q1 Q2/r²। इस वैल्यू को याद रखना है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसमें हम लोग। वायु में 3 मीटर की दूरी पर 8 कूलम तथा 6 कूलम का दो आवेशित गोला स्थित है। कूलम बल का मान ज्ञात करें। पहला गोला पे आवेश 8 कूलम है और दूसरा गोला पे आवेश 6 कूलम है और दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 3 मीटर। दोनों धन आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ये हम लोग को कूलम बल F फाइंड आउट करना है। तो Q1 यहाँ पे दिया हुआ है 8 कूलम, Q2 दिया हुआ है 6 कूलम और R इक्वल टू दिया हुआ है 3 मीटर। हम लोग अभी पढ़े F इक्वल टू K Q1 Q2/r²।
आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना था 9 इंटू 10⁹9, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए इसमें पुट कीजिए वैल्यू, एफ इक्वल टू के का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁹9 और Q1 का वैल्यू 8, Q2 का वैल्यू है 6 बाय आर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9 इंटू ये 48 हो जाएगा बाय 3 का स्क्वायर 9, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा आपका 48 इंटू 10⁹9 न्यूटन। बल का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वायु में 40 माइक्रोकूलम तथा 30 माइक्रोकूलम के दो आवेशों के बीच विद्युत बल 10.8 न्यूटन है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब आपको Q1 दे दिया है 40 माइक्रोकूलम, इसको चेंज कर लीजिए कूलम में, 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 दिया हुआ 30 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और कूलम बल दे दिया है F इक्वल टू 10.8 न्यूटन। आर आपको फाइंड आउट करना है, मतलब दो आवेश के बीच का दूरी फाइंड आउट करना है। Q1 Q2 आपका दिया हुआ है, आर नहीं पता है, F दे दिया है, आर आपको निकालना है। हम लोग पढ़े अभी F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए F का वैल्यू कितना है 10.8, के का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 9 इंटू 10⁹9, Q1 दिया हुआ है 40 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 दिया हुआ है 30 इंटू 10⁻⁻6 बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को निकालना है, इसको इधर ले आइए, इसको नीचे भेज दीजिए, तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 9 इंटू 40 इंटू 30, तो आपका हो जाएगा 9 इंटू 1200 इंटू 10⁻⁹9 -6 यहाँ पे पावर -6 है बाय 10.8। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10800 इंटू 10⁻⁹9 -12 बाय 108। ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, आर स्क्वायर, तो ये आपका 1000 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1000 इंटू 10⁻, ये कितना हो गया आपका -3, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1000, ये नीचे आएगा तो 10⁻3, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 1000 बाय 1000, 1 बार में कट जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू √1, तो आर इक्वल टू कितना लीजिएगा +1 लीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव में नहीं हो सकता है, तो आर निकल गया आपका 1 मीटर। इसके बाद हम लोग एक अगला प्रॉब्लम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। दो समरूप आवेशित गोला वायु में 3 मीटर के दूरी पर स्थित है। यदि दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत कूलम बल 490 न्यूटन है, तो प्रत्येक गोला पर आवेश का परिमाण ज्ञात करें। दो समरूप गोला है, मतलब दोनों पे आवेश जो है वो बराबर होगा। दोनों के बीच का दूरी भी दे दिया है आपको 3 मीटर,
और दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल F भी दे दिया है, F = 490 न्यूटन। हम लोग को Q फाइंड आउट करना है, तो हम लोग जानते हैं F = K Q1 Q2/r²। F का वैल्यू पुट कीजिए, R का वैल्यू पुट कीजिए, K का वैल्यू पुट कीजिए। तो F = K Q1 Q2/r²। F कितना है? 490 न्यूटन। K का वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 कितना है? Q2 भी कितना है? Q, क्योंकि देखिए दो समरूप आवेशित गोला, मतलब दोनों पे जो आवेश है वो इक्वल होगा। और R का वैल्यू कितना दिया हुआ? 3 मीटर, 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 490 9 × 10⁹ ये हो जाएगा आपका Q²। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे। तो 490 इसको डिवाइड कर दीजिए ला के इधर से, = Q²। ये ऊपर जाएगा तो 490 × 10⁻⁻9 हो जाएगा Q²। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम लोग लाएंगे इधर तो रूट हो जाएगा Q = 490 × 10⁻⁻9। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर आपका विषम संख्या है, इसको सम करने के लिए क्या कीजिए, इस 0 को ला के इसमें ऐड कीजिए। तो 490 की जगह 49 हो जाएगा, और एक 0 यहाँ पे आ जाएगा तो 10⁻⁻9 + 1 49 का रूट कितना हो जाएगा? 7 × रूट के अंदर अब 10⁻⁻8। तो Q हम लोग का निकल गया 7 × 10⁻⁻8, और रूट मतलब पावर कितना होता है? 1/2। ये कट जाएगा 4 बार में, तो Q = हो जाएगा आपका 7 × 10⁻⁻4 कूलम। तो यदि इस तरह से आपका रूट के अंदर विषम संख्या आ जाए तो कोशिश कीजिएगा इसको पहले सम संख्या करने का, फिर आपका रूट से आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है। आवेश और द्रव्यमान में अंतर देखेंगे हम लोग। पहला है विद्युत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक राशि हो सकता है। हम लोग पढ़ चुके हैं आवेश जो है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है हमेशा धनात्मक होता है, वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दूसरा अंतर है आवेश क्वांटिमीकृत होता है, मतलब आवेश हमेशा 1e 2e 3 मतलब मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, ये फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं पाया जाता है। मतलब आवेश जो है आपका क्वांटिमीकृत होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्वांटिमीकृत नहीं माना जाता है, मतलब ये आपका 1 kg, ½ kg, 1.5 kg में भी पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्वांटिमीकृत नहीं मानते हैं। अगला है विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, मतलब आवेश को हम लोग ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ये हमेशा संरक्षित रहता है। लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कोई एक रड है, उसको यदि हम लोग कुछ दिन के लिए पानी में छोड़ देंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग द्रव्यमान को संरक्षित नहीं मान सकते हैं। अब अगला है आपका आवेश जो है वो चाल पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान जो है चाल पे निर्भर करता है। एक फार्मूला से इसको हम लोग समझेंगे, m = m0 √1 - v²/c²। ये m0 जो है आपका स्थिर द्रव्यमान है, और v जो है वस्तु का चाल है,
और C है आपका प्रकाश का चाल, और M है आपका वस्तु का द्रव्यमान। हम लोग जब गति में होते हैं उसमें हम लोग का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, लेकिन प्रकाश के चाल के अनुपात में हम लोग का चाल बहुत कम होने के कारण ये v²/c² का जो रेशियो होगा वो बहुत छोटा होगा, लगभग 0 होगा। तो 1 में जब 0 घटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का रूट 1 ही होगा। तो उस केस में m और m0 दोनों इक्वल होगा। जैसे कि हम लोग 11th क्लास में स्थिर द्रव्यमान को गति वाला द्रव्यमान के बराबर लेके ही सॉल्व करते थे प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे आवेश जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब का बात आ गया, तो इसका चाल हम लोग के चाल के अनुपात में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो v²/c² का जो रेशियो अब आएगा वो ज़्यादा आएगा, 0 से बहुत ज़्यादा आएगा। तो 1 में जब 1 से कम वाला वैल्यू घटेगा तो ओवरऑल कितना बचेगा, यहाँ 1 से कम बचेगा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल v²/c² का रेशियो 0.36 आया। तो अब जब 1 में 0.36 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4, 6। इसका रूट कीजिए 0.64 का, तो 0.8 आएगा। अब यदि आप m0 को अब 0.8 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 10/8 m0, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.25 m0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब द्रव्यमान में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो अब जो प्रॉब्लम होगा आवेश से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उस केस में द्रव्यमान उसका क्या होगा, चेंज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यमान जो है चाल पे निर्भर करता है, लेकिन आवेश जो है वो चाल पे निर्भर नहीं करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल और गुरुत्वीय बल में क्या अंतर है। विद्युत बल और गुरुत्वीय बल में अंतर। पहला है, विद्युत बल में आकर्षण एवं विकर्षण का गुण होता है। यदि दो धन आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा, और एक धन आवेश और एक ऋण आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा। यानी विद्युत बल में आकर्षण और विकर्षण दोनों का गुण पाया जाता है, लेकिन गुरुत्वीय बल जो है सिर्फ आकर्षण का गुण पाया जाता है। जैसे कोई चीज़ हम लोग छोड़ते हैं तो वो अर्थ की ओर ही अट्रैक्ट होता है, अर्थ से अवे नहीं जाता है। तो गुरुत्वीय बल में क्या होता है, सिर्फ आकर्षण का गुण होता है, लेकिन विद्युत बल में दोनों होता है। अगला है, विद्युत बल गुरुत्वीय बल से अधिक प्रबल होता है। विद्युत बल गुरुत्वीय बल से बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। इसका उल्टा हो जाएगा, गुरुत्वीय बल विद्युत बल से कम प्रबल होता है। अगला है, विद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब दो आवेश को हम लोग किस माध्यम में रखे हैं उस पर डिपेंड करेगा विद्युत बल, लेकिन गुरुत्वीय बल जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मतलब यदि आप इस मार्कर को हवा में रखे हैं या फिर पानी में रखे हैं, इस पे लगने वाला जो गुरुत्व बल होगा वो दोनों के केस में बराबर होगा। लेकिन जब आवेश को हम लोग हवा में रखेंगे और कोई दूसरे माध्यम में रखेंगे, वाटर में रखेंगे, तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल और गुरुत्वीय बल में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटीज है। विद्युत बल और गुरुत्वीय बल में
समानताएं, क्या क्या दोनों में सिमिलरिटीज है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहला है दोनों बल आवेशों या द्रव्यमानों की मात्रा के गुणनफल का समानुपाती होता है। F इक्वल टू हम लोग पढ़े Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हो गया आपका विद्युत बल। और गुरुत्वीय बल क्या था 11th क्लास में? F इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर। इसमें देखिए F समानुपाती Q1 Q2 और इसमें F समानुपाती M1 M2। पहला समानता ये हो गया कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसमें दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगला है दोनों बल केंद्रीय होता है, मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाला रेखा के अनुदिश ही बल लगेगा। इस तरह से दो ऑब्जेक्ट है M1 और M2, जो बल होगा दोनों लाइन को मिलाने वाला रेखा के अनुदिश होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं विद्युत बल और गुरुत्वीय बल दोनों केंद्रीय बल होता है। अगला है दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यहाँ पे देखिए F1 बाय R स्क्वायर। इसमें भी देखिए F1 बाय R स्क्वायर। तीसरा समानताएं है कि दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों वस्तु के द्रव्यमान के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों बल निर्वात में भी क्रियाशील हो सकती है, मतलब वैक्यूम में भी विद्युत बल और गुरुत्व बल क्रियाशील होता है, वहाँ भी दोनों फोर्स लगता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत किसी आवेश पे अन्य आवेश के कारण लगने वाला बल एक एक कर लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश है Q और इस आवेश पे Q1 के कारण F1 फोर्स लग रहा है, F1 बल लग रहा है। Q2 आवेश के कारण F2 बल लग रहा है और Q3 आवेश के कारण F3 बल लग रहा है और Q4 आवेश के कारण F4 बल लग रहा है। तो Q आवेश पे कुल बल जो होगा F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 और सदिश भी देना है प्लस डॉट 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 Fn। यदि Q4 के बाद और भी आवेश रहेगा Q5 Q6 डॉट 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 Qn तक, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6
डॉट 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 Fn। यहाँ पे देखिए Q आवेश पे जो बल लग रहा है अन्य आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 के कारण वो एक एक कर लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा बराबर है ए ए ए। इसके कॉर्नर पे चार्ज क्यू क्यू, ये ले लीजिए ए, आपका ये बी है और ये सी है। अब सी पे रखे हुए आवेश पे कितना बल लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री। ये आवेश इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, इसको F1 ले लीजिए। और ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको इस डायरेक्शन में धकेलेगा। इसको F2 ले लीजिए। चलिए पहले हम लोग F1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 इंटू Q2 Q बाय डिस्टेंस कितना है A है, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर, निकल गया आपका K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। सिमिलरली F2 फाइंड आउट कर लेते हैं। F2 कितना हो जाएगा, K Q1 कितना है Q है, Q2 कितना है Q है, Q बाय डिस्टेंस कितना है A है, तो A का स्क्वायर, तो ये भी निकल गया आपका K Q स्क्वायर A स्क्वायर। अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो इसको हम लोग F ले लेते हैं, ये भी आपका F हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट फोर्स कहीं बीच में होगा, F नेट, ये 60 डिग्री तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। तो F नेट निकालने के लिए हम लोग वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला वेक्टर F1 का स्क्वायर प्लस दूसरा F2 का स्क्वायर, दूसरा सदिश F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस कितना एंगल देखिए 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री पुट कीजिए। F1 कितना है F है, तो F स्क्वायर प्लस F2 भी आपका F है, तो F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2, तो ये 2 कट जाएगा आपका, तो हो गया आपका F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर F इंटू F स्क्वायर, तो तीनों को ऐड कीजिएगा तो 3F स्क्वायर हो जाएगा, F बाहर निकल जाएगा तो F√3। चलिए F का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है K Q स्क्वायर A स्क्वायर √3। अब ये जो एंगल होगा जो F1 के साथ रिजल्टेंट F नेट बना रहा है वो कितना होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल आपका इसका हाफ हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे A स्क्वायर होगा, एक वर्ग है, यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ भी Q चार्ज, यहाँ भी Q चार्ज, यहाँ भी Q चार्ज है। इसका साइड है आपका A A A A। अब B पे रखे हुए चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है
वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको F1 ले लीजिए, ये भी पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन में बल लगाएगा F2, ये भी पॉजिटिव तो ये आपका इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, इसको हम लोग F3 ले लेते हैं। चलिए पहले F1 फाइंड आउट करते हैं। F1 कितना हो जाएगा, K, Q1 कितना है, Q है, Q2 कितना है, Q है, डिस्टेंस कितना है, A है, A का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा K Q² बाय A²। F2 फाइंड आउट करते हैं। K देखिए यहाँ पे Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, तो Q बाय दूरी कितना है A का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा K Q² बाय A²। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला निकालना पड़ेगा। ये आपका ये है, ये भी आपका ये है, तो ये कितना हो जाएगा √2a। कैसे, H = P² प्लस B² पे रूट। तो देखिए यहाँ पे P कितना है A, B कितना A, तो A² प्लस A² √2a² हो जाएगा √2a। अब F3 फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो F3 = हो जाएगा K Q × Q, यहाँ भी Q1 Q है और Q2 भी Q है, और डिस्टेंस कितना है √2a, यहाँ पे पुट कीजिएगा √2a का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये K Q × Q, Q का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a²। ये दोनों सेम है तो इसको F ले लीजिए, कैलकुलेशन में आसान होगा। अब इन दोनों का हम लोग को सम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, सदिश वाला। F' = F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, पहला सदिश और दूसरा सदिश का क्या करेंगे स्क्वायर करके सम करेंगे, प्लस 2F1 F2, और दोनों सदिश के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए F1 = कितना है, F है, F² प्लस इसको क्या ले लीजिएगा 0 ले लीजिएगा, F² कितना हो जाएगा 2F², तो आपका F' निकल गया √2F, तो F' हो जाएगा √2F कितना है, हम लोग KQ² बाय A² को माने थे F। चलिए F' निकल गया। ये F' कहाँ पे होगा, इसी लाइन पे होगा, क्योंकि देखिए ये वाला और ये वाला का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो ये आपका 45 डिग्री पे होगा F'। अब देखिए F' और F3 दोनों एक लाइन में है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो F नेट = हो जाएगा आपका F' प्लस F3। तो F' का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे √2K Q² बाय A² प्लस कितना निकला है F3 पुट कर दीजिए K Q² बाय 2a²। तो यहाँ पे देखिए K Q² A² दोनों में है, तो कॉमन ले लीजिए इसको, K Q² बाय A² कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1/2 बचेगा। तो आपका परिणामी सदिश निकल गया KQ² बाय A² और √2 + 1/2।